हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरों? सब बढ़िया एकदम। वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। देखो यार, सीबीएसई वाले क्लास 10 के लिए एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाल चुके हैं, सैम्पल पेपर भी निकाल चुके हैं, लेकिन क्लास 9 वालों के लिए कोई कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं भाई, हम खुद बच्चों को एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दें ताकि वो अपने स्कूल के एग्जामिनेशंस में फोड़ाफाड़ी मचाए। तो आज वो हम करने वाले हैं चैप्टर वाइज। और सबसे पहला चैप्टर जो हमने चुना है आज वो है ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर हो सकता है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट नंबर 2 में आ रहा हो। तो डेफिनेटली दैट इज द चैप्टर वी गोना डू टुडे, जहां पर हम 20 एडिशनल सवाल करेंगे आपके ग्रेविटेशन चैप्टर से, जो आपको फॉर श्योर, जो आप कहते हो ना एग्जामिनेशन पेपर देखकर कि ये तो सवाल बाहर का है, ये तो मैंने पहले देखा नहीं है, या देखा मतलब पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे सवाल आज हम करने वाले हैं। आज इन 20 सवालों में 1 मार्क के सवाल भी हैं, 2 मार्क के सवाल भी हैं, 3 मार्क के भी हैं और 5 मार्क के सवाल भी हैं, और बहुत मजा आने वाला है। हम 45 मिनट्स के अंदर कोशिश करेंगे कि इन 20 सवाल को करें, ताकि भाई कट टू कट हो एकदम, और टाइमर रख के सॉल्व करें ताकि कोई भी हमारा वक्त बर्बाद ना हो। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि भाई जैसे मैं सवाल दिखा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए बिफोर आई एक्चुअली गो फॉरवर्ड एंड सॉल्व इट। ठीक है? और ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ गाइस, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। और अगर आप चाहते हो कि यही सेम सीरीज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो क्लास 9 वालों जोश दिखाओ, थोड़ा फोड़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने ये रहा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जितने मार्क्स का सवाल होगा उतना ही वक्त हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? चलो चलो अब फोड़ते हैं भाई। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? ठीक है, तो ये 1 मार्क का सवाल ही है, आपको हो सकता है कि 2 मार्क के लिए भी आ जाए। ठीक है, तो यहां पे बोला क्या गया है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो मासेस हैं, ये मास ए है और ये मास बी है। इन दोनों के जो मासेस है वो यूनिट है। यूनिट मतलब 1 है, यानी कि इस मास का भी मास 1 kg है, बी का भी मास 1 kg ही है, उससे ज्यादा नहीं है। दोनों 1-1 kg। यूनिट पॉइंट मास का मतलब वही होता है कि दोनों के मासेस 1-1 kg हैं, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? यूनिट डिस्टेंस मतलब चलो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर का ही है। तो अब हमें बताना है कि भाई देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आर इक्वल टू व्हाट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें बड़ा एम छोटा एम दोनों तो भाई 1-1 kg का ही है, वैल्यू डाल दीजिए आप। सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू एम भी 1 है, छोटा एम भी 1 ही है ना, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? वो भी 1 ही है, 1 का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किससे इक्वल हो गया भाई? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू जी जी डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1। तो भाई आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स इक्वल टू जी। व्हाट इज जी? जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विच इज बेसिकली योर ऑप्शन डी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपकी वैल्यू बन जाती है, जिसकी वैल्यू निकलेगी 6.67 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना? तो ये था पहला सवाल जो आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर एमसीक्यू आ रहा है तो 1 मार्क का होगा, अगर ये सब्जेक्टिव आ रहा है तो 2 मार्क्स का होगा। मजा आया? खुद कर पाए थे? बताना मेरे को। जितने बच्चे खुद कर पा रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि सर मैंने हर एक सवाल को खुद से किया, मैं प्राउडली आपको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल समझ में आ गया होगा आपको। जैसा मैंने कहा बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपने नहीं देखा है, जैसे ये सवाल हो, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन depends on the mass of the earth only, depends on radius of earth only, depends on both mass and radius of the earth, is independent of the mass and radius of the earth। मतलब जो आपका g की वैल्यू है, या देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जैसे हमने अभी लिखा था g mm अपॉन आर स्क्वायर है, तो इसमें ये जो g है वो किस पे डिपेंडेंट है, ये सवाल है। तो हमारा जो है कॉमन सेंस क्या कहता है, या देखो g का अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं इसको रीअरेंज करके, तो क्या बनेगा? g विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या आर स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे m और m आ गया, है ना? सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज कर देंगे फॉर्मूला को, फिर हम देखेंगे कि देखो तो g का फॉर्मूला ये है, इसमें देखो मास भी है, रेडियस भी है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपका जो g है शुड बी डिपेंडेंट अपॉन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई,
है ना, मास ऑफ द अर्थ भी है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी है, दोनों पे डिपेंड होना चाहिए। तो हमारा दिल यही कहता है, लेकिन वहीं पे दिल गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको याद रखना है कि जी है क्या, जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू एक ही है, वो बदलेगी नहीं और बदलती नहीं और आगे जाकर भी नहीं बदलेगा, उसकी वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, विच इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो आपका जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना। ये हमने यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल था उसको निकाल कर जी डाला था ना इसका डेरिवेशन में, तो भाई यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर जी की वैल्यू किसी और पे डिपेंडेंट होगी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसी चीज पे डिपेंडेंट होती नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एक्चुअली। समझ गए? बढ़िया सवाल था ना, मजा आया। चलो बल्ले बल्ले, आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी? वो तो अभी हमने प्रूव कर लिया, लेकिन हम दोबारा कर सकते हैं। जी का फॉर्मूला वही ग्रेविटेशनल फोर्स से आ जाएगा, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू द डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इनटू एम। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई न्यूटन, है ना, फोर्स का तो यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का होता है मीटर और यहाँ पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मास का होता है केजी, मास इनटू मास है तो केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर वैल्यू होनी चाहिए, जो आपका ऑप्शन बी है यहाँ पर, है ना। बढ़िया। अब देखो 3 सवाल हो गए। अब 3 सवाल होने के बाद मुझे कुछ कहना है आप लोगों को। 3 सवाल होने के बाद बच्चों आप भी 3 में बढ़ गए होंगे। एक बच्चा वो होगा जिनको सारा टॉपिक आता होगा, उन्होंने पढ़ाई कर ली होगी, तो उनको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू कैसे डालनी होती है, मैथमेटिक्स कैसे करनी होती है। एक बच्चा जो सब समझ रहा है। दूसरा बच्चा जो इन 3 चीजों में से कोई 2 चीज समझा, कोई एक चीज नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से इस चैप्टर को समझा नहीं है बच्चे ने। तीसरा बच्चा जिसके दिमाग से बाउंसर जा रहा है, भाई सब कुछ बाउंसर जा रहा है ना। तो इन 3 कैटेगरी में आपको पता है कि भाई आप कौन से कैटेगरी से हो, है ना। तो जो पहला बच्चा है, बहुत बढ़िया, आप पढ़ाई कर कर आए हो चैप्टर, काफी अच्छी बात है, तो आप बिल्कुल सही सेशन में हो, क्योंकि ये जो सेशन हो रहा है ये 20 एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ये एडिशनल क्वेश्चंस है किन बच्चों के लिए? जिन्होंने एनसीईआरटी के सवाल कर लिए हैं, जिन्होंने ग्रेविटेशन पढ़ लिया है, ये उनके लिए है। समझ गए आप? तो दूसरा जो बच्चा है वो थोड़ा सा उत्सुक होकर अगर एडिशनल क्वेश्चंस अभी से प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसमें कोई खराबी नहीं है भाई, बिल्कुल करिए। लेकिन जो तीसरा कैटेगरी है बच्चा है, जिन्होंने ना वन शॉट देखा है वीडियो का, ना उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है, ना एनसीईआरटी के सवालों को सॉल्व किया है, अगर आप सीधा यहाँ पर आ रहे हो तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे बेटा, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है सवाल, आप और डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसा ना करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यूट्यूब में सर्च करिए ग्रेविटेशन क्लास 9 ग्रेविटेशन वन शॉट बाय अभिषेक सर। आपको 20 मिनट का वीडियो भी मिल जाएगा, एक यहाँ पे पूरा ग्रेविटेशन कंप्लीटेड है, 1 घंटे का भी वीडियो मिल जाएगा, और आपको 4 घंटे का भी वीडियो मिलेगा जहां पर मैंने पूरे एनसीईआरटी को पढ़ाकर अपने हिसाब में ग्रेविटेशन समझाते हुए, सवालों को सॉल्व करते हुए 4 घंटे में ग्रेविटेशन खत्म किया हुआ है, आपको वो भी मिल जाएगा। तो आपको जितना वक्त है आपके पास, उस वक्त के हिसाब से वीडियो देखिए और फिर आकर इन सवालों को सॉल्व करिए। ठीक है, ये मेरे को कहना था सबको, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बढ़ जाते हैं बच्चे, है ना। चलो अब चौथा सवाल आपके सामने। Consider the following statements. According to the law of gravitation, the gravitational force is directly proportional to the product of the masses of the two objects. बिल्कुल सही बात है ना। अगर आपके सामने 2 ऑब्जेक्ट है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के कैपिटल एम स्मॉल एम कर लेते हैं, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही बात। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, अपॉन आर स्क्वायर है, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऑफ कोर्स ही बात है यार, आप जितने दूर जाओगे अर्थ से, आपके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशन कम होगा ना, बढ़ेगा थोड़ी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ डिस्टेंस के साथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। करेक्ट है। तो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी कोई भी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है।
सही था। अब यही सेम सवाल आपको एसर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है। पांचवा सवाल आपके सामने, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन व्हाट? अर्थ एंड पॉइंट मास ओनली, मतलब अर्थ और एक दूसरा मास। ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आपको देता है? अर्थ और किसी और छोटे मास के साथ, अर्थ और सन के साथ, कोई भी दो बॉडीज, जो भी है कुछ भी हो सकता है, टू चार्ज्ड बॉडीज ओनली, चार्ज्ड बॉडीज के बीच का बताता है फोर्स। कौन सा होता है भाई? भाई इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पूरा नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट पे लगती है। सो एनी टू, इट कुड बी एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, कोई भी बॉडी हो सकता है, वो चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, इट्स एनी टू बॉडीज। सही है, चलो भाई, तो 5 सवाल कर लिया आपने। कितना वक्त लिया हमने? 5 सवाल करने के लिए हमने 10 मिनट लिया, जिसमें कुछ वक्त इंट्रोडक्शन में गया, तो काफी अच्छे स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस गाइस। तो ऐसे स्पीड से तो हम बराबर 40 मिनट खत्म कर सकते हैं, बट ये तो चलो मान लो 1-2 मार्क्स के सवाल चल रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद 2-3 मार्क्स के सवाल भी आएंगे, 5 मार्क्स के सवाल भी आएंगे, तब शायद हमें थोड़ा वक्त लग सकता है। बट अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको मजा आता है, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज जैसा मैंने कहा था शुरुआत में, मैं ये 20 एडिशनल क्वेश्चंस का सीरीज हर एक चैप्टर के लिए करने वाला हूं। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए कमेंट्स में बताना, फिर बाकी टीचर को कन्विंस कर लेंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन आपके सामने, एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल। ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये आपका एप्पल है, ठीक है भाई। तो एप्पल अर्थ की तरफ गिरता है क्योंकि अर्थ उसे खींच रहा है, बिल्कुल सही बात। इफ F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एप्पल, अगर ये जो फोर्स है वो F1 है ना, जो अर्थ खींच रहा है एप्पल को, अगर वो फोर्स F1 है, एंड F2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एप्पल ऑन द अर्थ, ये भी आपको पता होगा कि भाई अगर एप्पल अर्थ को, मतलब अर्थ अगर एप्पल को खींच रहा है तो एप्पल भी अर्थ को खींच रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टू वे फोर्स, अगर मैं आपको खींचूंगा तो आप भी मुझे खींचोगे। जैसे प्यार में दो लोग जुड़ते चले जाते हैं ना, वैसे इन दोनों के बीच में प्यार है, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है। और ये हो गया F2, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। कभी ये नहीं बोला जाता द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वन, कभी ये नहीं होता है, हमेशा बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों के बीच में ये फोर्स है ना, दोनों के बीच में प्यार है, मतलब दोनों तरफ से प्यार है, एक का ज्यादा दूसरे का कम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द एप्पल ऑन द अर्थ, F2 हो गया, ठीक है। नाउ अब आपने बताना है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, क्या F1 F2 से ज्यादा है, क्या F2 F1 से ज्यादा, क्या F2 F1 से ज्यादा है, कि दोनों F1 थोड़ा सा ज्यादा है F2 से, कि F1 F2 दोनों इक्वल एक दूसरे से। भाई दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये आपको याद रखना है। दोनों के बीच में सेम ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो बदलेगी नहीं। प्रूव करके दिखाएं, प्रूव करके दिखाएं, ठीक है। मान लो एप्पल का मास छोटा m है और आपके अर्थ का मास कैपिटल M है। अगर मान लो आपको बोला जाता है कि प्रूव करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे? एक काम करो, आप F1 लिखो, F1 की वैल्यू लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। F1 की क्या लिखोगे आप? G(m)m, मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई? r, तो r², सही है। अब F2 लिखो, F2 का फॉर्मूला क्या होगा? अगेन G तो भाई सेम होता है, दोनों मासेस कितने हैं? m, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? r। तो आप देखोगे F1 और F2 का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आ रहा है, वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही है, तो F1 F2 यहां पर इक्वल होते हैं। तो मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इक्वल होती है, वो बदलती नहीं है। हाँ, सोचने में थोड़ा सा ये लगता है कि यार अर्थ एप्पल को खींच रहा है, उतने ही फोर्स से एप्पल भी अर्थ को खींच रहा है, वो सोचने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है, डिफरेंट लगता है, बट ऐसा ही होता है। अब हाँ, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो फिर सर एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है तो अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं आ रहा? इसका जवाब भी यही है कि भाई क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम है, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और अर्थ का मास क्योंकि बहुत ज़्यादा, उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है। क्योंकि आपको पता है कि भाई फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में कांस्टेंट है, तो F अगर कांस्टेंट हो जाता है तो एक्सेलरेशन, मास नीचे आ जाएगी,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बन जाती है, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा, जितना कम मास होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। इसी वजह से एप्पल, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। अर्थ का मास क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, उसकी एक्सेलरेशन बहुत कम है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन कम है, फिर भी एप्पल की तरफ अर्थ बढ़ रही है। आप भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, बढ़िया। तो एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल कर लिए हमने। 7वां सवाल आपके सामने ये रहा। Who among the following gave first the experimental value of G? सबसे पहले G का वैल्यू बताने वाले कौन थे? ये G 9.8 वाले इंसान नहीं है, ये G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो है 6.67 × 10⁻11 वाला। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? ये आपके एनसीईआरटी में है और कभी कभी टीचर्स 1 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, और जवाब है हेनरी कैवेंडिश जी ने बताया था G का वैल्यू सबसे पहले। ठीक है, 8वां सवाल आपके सामने। Two particles A and B of mass m1 and m2 respectively are placed at some distance। ठीक है, चलो, दो पार्टिकल है, पार्टिकल A है, पार्टिकल B है। ठीक है, पार्टिकल A है, पार्टिकल B है। अब इसके आगे क्या है समझते हैं। मान लो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? D है या R है, जो भी आप लेते हो, जो भी आप यूज टू हो वो ले लीजिएगा। If the mass of each of the two particles is doubled, मान लीजिए कि A का मास कैपिटल M था, या तो MA था, मान लो, कंफ्यूजन नहीं रखते, और ये MB था। मान लो अब दोनों का मास डबल कर दिया है, तो ये मास हो गया अभी 2MA और ये हो गया 2MB। ठीक है, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज, डिस्टेंस नहीं बदली, बस मास को डबल कर दिया है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंज आएगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? G MA MB अपॉन D स्क्वायर। केस 1 में ये सिनेरियो था। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो गई है, तो मतलब मास डबल हो गए दोनों के, अब क्या होगा? तो नया ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी G 2MA 2MB डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। मासेस डबल हो गए, 2MA 2MB हो गया, तो F डैश कितना हुआ? 2 × 2 4 G MA MB अपॉन D स्क्वायर। G MA MB अपॉन D स्क्वायर क्या है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है F, है ना? यही तो है ये चीज, तो लिख डालिए। आपका नया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुराने ग्रेविटेशनल फोर्स से 4 गुना बढ़ चुका है। बढ़िया, तो कहां पे भाई? 4 टाइम्स, ऑप्शन ए। और सिंपल सी बात है, जैसे अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि सन मून से बहुत ज्यादा बड़ा है ना? इसलिए ग्रेविटी जितनी बड़ी मास होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही बढ़ जानी चाहिए, वो कॉमन सेंस बताता है। तो कभी भी 1/2 1/4 मत चुनना, क्योंकि भाई मासेस बढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, चलिए 9वां सवाल आपके सामने ये रहा। भाई न्यूमेरिकल आ गया फाइनली, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स के न्यूमेरिकल में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा डर भी लगता है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ मैन वेइंग 68 kg एंड अ वुमन वेइंग 52 kg। तो भाई एक मैन है यहाँ पर जिनका मास बताया गया है कि 68 kg है। ठीक है, तो इनका मास हम बोल देते हैं भाई m है, और यहाँ पर एक फीमेल है जिनका मास है 52 kg, इनका मास हम w लिख देते हैं। और बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी दे दिया गया है। आपके जो मेल है और जो फीमेल है, दोनों एक दूसरे को 1.48 × 10⁻⁻8 न्यूटन से एक दूसरे को खींच रहे हैं। अच्छा, हमें बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर खड़े हैं, एक दूसरे से कितने दूर खड़े हैं, ये बताना है हमें। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? बताइए कि कैसे करेंगे। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करो, फॉर्मूला है आपके सामने, है ना? आपका फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G mw। हमने w लिया यहाँ पे मास, इसलिए w d स्क्वायर। हमें d निकालनी है ना? तो d स्क्वायर विल बी इक्वल टू G कैपिटल M W अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखिए G की वैल्यू क्या है? G की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 इंटू
मास ऑफ द मैन 68 kg, मास ऑफ द वुमेन 52 kg, बढ़िया। डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है 1.48 इंटू 10⁻⁸। ऑसम, दिस इज क्रेजी, इज वेरी नाइस। अब ये हमें सॉल्व करनी है, लेकिन अभी यहां पर डेसिमल्स हैं। तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, और मैंने मेरे पहले वाले सेशन में बताया हुआ ग्रेविटेशन वाले में, कि जब भी ऐसा सवाल आता है जहां पे डेसिमल और पावर साथ में हो, पहले आप डेसिमल्स को निकाल दो, डेसिमल्स को पावर में कन्वर्ट कर दो और पावर को अलग से सॉल्व करो आप, ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए और आपके ऊपर डेसिमल्स वाला भी प्रेशर ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे डेसिमल्स को हम निकाल देंगे। 0.67 है, 0.67 में अगर मैं 10⁻⁻11 को दे दूंगा, इसको अगर मैं 667 बना दूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने जीरो लिया है, तो 2 जीरो और लिया है मैंने, तो यहां पर 10⁻13 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने 2 जीरो लिया है तो 10⁻9 नहीं, -9, माइनस मतलब क्या हो गया, आपने 2 जीरो दे दिया है। ऑलवेज रिमेंबर दैट नेगेटिव इंटीजर बढ़ते जाता है, लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ते जाता है, कम नहीं होता, ठीक है। तो आप तो 10⁻13 इज अ लेसर वैल्यू देन 10⁻11, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपने 2 जीरो लिया है, तो यहां पर 10⁻13 हो गया, इंटू 68 इंटू 52 डिवाइडेड बाई, यहां पे जो 1.48 और यहां पे भी माइनस नंबर है, तो यहां पर मैंने कर दिया उसको 148 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। 2 जीरो मैंने ले लिया वहां से। तो अब आप क्या देख रहे हो कि भाई ठीक है, मैंने डेसिमल्स निकाल दिया है, अब सिर्फ पावर है। पावर को अलग से सॉल्व कर दो आप, जैसे 10⁻10 और 10⁻13 को अलग से अगर मैं सॉल्व करूंगा, डिवाइड हो जाता है वो, मतलब डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कितना बचेगा 10⁻10 से 10⁻13, 10⁻3 बचेगा। देखो सॉल्व हो गया, पावर सॉल्व हो गया। अब हमें बाकी सॉल्व करना है, काटो भाई 2 से, मस्त काटो 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, बढ़िया, अभी भी 2 से कटेगा। सो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, और यहां पर आ जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, बढ़िया। अब है 37 52, ये सब तो भाई 2 से नहीं कटने वाले हैं, अब आपको मल्टीप्लाई करके फिर सब डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई तरीका दिख नहीं रहा मेरे को। 37 52 से 37 67 से नहीं कट रहा है मेरे को, 7 से भी नहीं कटेगा ये, है ना। 37 से कटता है 667, नहीं कटेगा भाई, बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। तो अब मल्टीप्लाई कर दो आप, अभी आप सबको मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिवाइड बाय 37 कर दो, सही है, ठीक है। चलो कर देते हैं भाई। तो या तो फिर एक और हम काम कर सकते हैं और डिवाइड करके देखें, नहीं वक्त बर्बाद होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते भाई, ठीक है। तो 667 पहले 52 इंटू 17 कर देते हैं, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, साइन 5 से 35, 36 0 2 5, तो 4 8 8 884 आ गया, 52 इंटू 17 बराबर, ठीक है। अब 884 को आप 667 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 667, सही है, ठीक है। तो क्या आएगा वैल्यू आपका, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 8 7 56, 58 5, 56 5 I 61 0, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 8 6 ज़ा 48, 48 2 is 50, 5 कैरी, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 5 53, ठीक है। 2 जीरो और लगा दीजिए। अब ये सेम चीज़ रिपीट होगा मेरे ख्याल से, 667 है तो 0 नहीं ना, नहीं यहाँ पर 4 आएगा, 0 3 5, ये बन जाएगा आपका। तो 8 और ये 12 1 6 9 8 5, 5 8 9 6 2 8 आ गया आपका ऊपर, 5 8 9 6 2 8 डिवाइडेड बाई 37। अब चाहो तो अभी आप ये 10⁻³ इनको दे सकते हो, वापस दे दीजिए वापस भाई। अगर आप इनको वापस दे दोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगी आपकी वैल्यू 589.628 डिवाइडेड बाई 37। अच्छा जी, तो यहां पर तो काफी बड़ी वैल्यू आ रही है मुझे, 589.37, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही आ रही है भाई। अरे यार हाँ, नहीं सही कर रहे हैं हम, सही कर रहे हैं, क्योंकि ये डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर तो किया नहीं हमने, डी स्क्वायर करना है हमें। तो 37 कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 37 10 बार तो डेफिनेटली जाएगा, 20 बार जाएगा क्या, नहीं 20 बार तो नहीं जाएगा। 37 इंटू 2 अगर आप करोगे तो सीधा हो जाता है
कितना हो जाता है 74, 740 हो जाता है ना, 740 हो जाता है, नहीं 589 नहीं होगा। 37 अगर 16 टाइम्स करके देखे तो चलो करके देखते हैं, 37 इंटू 16 करके देखते हैं, ठीक है। 37 इंटू 16 करेंगे तो क्या हो गया, हाँ एक सेकंड बच्चों, हमारा ये जो पौधा है वो स्क्रीन को छू लेता है कभी कभी और फिर हमारा पेन निकल जाता है। तो 7 6 7 5 7 36 6 42 4 18 22 यहाँ पे हो जाती है। ठीक है और ये 7 और 3 यहाँ पे आ गया, तो आपकी वैल्यू बन जाती है 9 5 और 2 259। 259 नहीं भाई, 7 6 42 4 कैरी 6 3 18 4 22, अरे जीरो नहीं डाला, 7 3 यहाँ पे आएगा है ना, तो ये हो गया 2 9 5 592। हाँ जा रहा है, देखो ऑलमोस्ट 16 टाइम जा रहा है, तो 15 टाइम जा रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग अबाउट 15.9 या 8 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी, है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16, ठीक है। तो आपको बेसिकली डी स्क्वायर की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 16 आ गई है, तो डी की वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली रूट ऑफ 16 विच इज डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 मीटर जवाब होना चाहिए, 4 मीटर है, अरे बिल्कुल है भाई, मजा आ गया है ना। देखो एक बात बताता हूं मैं, ये जो ग्रेविटेशनल लॉ का सवाल होता है ना, बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। पता है क्यों बहुत डीमोटिवेटिंग, मतलब एक्चुअली बहुत बोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कोई घुमा फिरा नहीं सकता है, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में वैल्यू डालिए और सॉल्व करिए। फॉर्मूला में वैल्यू डालने तक आपको चीज़ें ठीक लगती है, लेकिन प्रॉब्लम तभी आती है जब कैलकुलेशन शुरू होता है, और मैक्सिमम गलतियां ग्रेविटेशन लॉ से आपकी कैलकुलेशन में जाती है, और उसमें वक्त बिताना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं खुद इतना वक्त बिता के कर रहा हूँ, आपको ये वक्त बिताना पड़ेगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सही जवाब नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसको ईजी करने का तरीका क्या मैंने बता दिया आपको, पहले डेसिमल्स को निकाल दो, पावर में सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर आप अपना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करिए, वक्त निकाल के करिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये आता भी आपको 3 से 5 मार्क्स के लिए, तो इट्स वर्थ गिविंग द टाइम, ठीक है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस m and m separated by a distance r is f. Oh, let's find out. Gravitational force between 2 point masses. अच्छा 2 पॉइंट मास है, एक छोटा m है, एक बड़ा m है, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। अच्छा ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई r, और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी f है, बताया जा रहा है भाई, मजा आ गया। नाउ इफ अ पॉइंट मास 3m, नाउ इफ अ पॉइंट मास 3m, एक और पॉइंट मास जिसकी मास है 3m इज प्लेस्ड वेरी नेक्स्ट टू m, अगर मान लो कि एक और पॉइंट मास को हमने यहां पर एकदम ऐसे पास में रख दिया जिसका मास है 3m, देन द टोटल फोर्स ऑन m विल बी, अब ये मास के रख देने से ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या बदलाव आएगा, इंटरेस्टिंग है भाई, करें। देखो इनिशियली क्या सीन था, इनिशियली ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखेंगे तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स 3m के आने की वजह से क्या होगा, अब देखो एक लाइन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ अ पॉइंट मास 3m इज प्लेस्ड वेरी नेक्स्ट टू m, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बताना चाहता है आपको कि आपका 3m जो है m के बहुत करीब रखा हुआ है, ऐसे समझो कि दोनों साथ में रखे हुए हैं, तो मतलब 3m और m का डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन m एंड m, जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस नहीं बदल रहा, तो मतलब ऐसे समझो आप कि यहां पे पहले मास m थी, अब वो m प्लस 3m हो गया, यानी कि 4m हो गई। पहले यहां पे मास हमने 1 kg रखा था, अब 3 kg और वहां पे रख दिया, तो 4 kg हो गई मास, बस यही समझना है आपको यहां से, ठीक है। तो योर ग्रेविटेशनल फोर्स G, m इज m ओनली, बट अब ये छोटा m क्या बन गया, छोटा m m प्लस 3m बन गया, डिवाइडेड बाय बाकी सारी चीजें सेम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या हो गई, कैपिटल G कैपिटल M,
और छोटा m आपका m + 3m 4m बन गया, डिवाइड बाय r²। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नई कितनी बन गई, 4 बाहर आ गया, तो 4 टाइम्स ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। और ये क्या है भाई, ये तो आपका पुराना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो नया ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पुराने ग्रेविटेशनल फोर्स से 4 गुना ज्यादा है ना। तो बात है कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा सवाल था ना, यही तो है भाई एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कहानी। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये सवाल भी, क्योंकि अब हम कर चुके हैं 10 सवाल। कितने वक्त में कर लिया हमने, ओए होए 30 मिनट के वक्त में हमने 10 सवाल बहुत ही बेहतरीन कर लिए हैं। अब हमें और 10 सवाल करने हैं और फोड़ाफाड़ी मचाना है और कोशिश करना है कि भाई 40-45 मिनट में सेशन खत्म हो जाए। 15 मिनट और लेंगे और कोशिश करेंगे 10 सवाल हो जाए। अब तो आपको मजा आ रहा है अगर, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और जैसे मैंने कहा था, ये हम हर चैप्टर के लिए करने वाले हैं। अगर आपको ये हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा। और जो बच्चे इसको एज ए वीडियो देख रहे हैं, आई एम होपिंग कि आप मुझे कमेंट्स में अपना जवाब दे रहे हो और हर सवाल को वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 11 सवाल करते हैं। आ जाओ भाई। 11वां सवाल आपके सामने का है, 2 स्पीयर्स ईच ऑफ मास 10⁵ kg एंड रेडियस 10 मीटर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, ओहो हो, 2 स्पीयर है और दोनों स्पीयर का मास सेम है, 10⁵ kg, दोनों का मास सेम है, ठीक है। और दोनों कॉन्टैक्ट पे रखे हुए हैं, साथ पे रखे हुए हैं, और उनका रेडियस भी 10 मीटर का है। मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से इसका रेडियस 10 मीटर है और इसका भी रेडियस 10 मीटर है। दोनों का स्पीयर का रेडियस भी सेम है। फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन देम। कितना इजी सवाल दे दिया भाई। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, Fg इज इक्वल टू Gm अपॉन r²। यही है, g की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11, बढ़िया, इनटू m क्या है 10⁵, छोटा m क्या है वो भी 10⁵ है। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, भाई उनका रेडियस ही उनका डिस्टेंस है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दोनों के सेंटर में से दोनों के सेंटर एक दूसरे से कितने दूर में, 10 मीटर 10 मीटर, तो यानी कि 20 मीटर की दूरी है भाई, 20 मीटर्स स्क्वायर। अब देखो बहुत सारे लोग ये स्क्वायर भूल जाते हैं, स्क्वायर को नहीं भूलना। ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर स्क्वायर भूल गए तो फिर मार्क्स कट गई, इसके बाद फिर मार्क्स चेक ही नहीं होगी आपकी। बढ़िया। अब क्या करना है, अब अच्छे बच्चों की तरह इसका पावर अलग कर देना है। तो 667 इंटू 10⁻13 हो गया, 10⁵ और 10⁵ को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है पावर, तो 10⁻10 हो गया, डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 0 लग गए, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे बच जाएगा 667 इंटू, पावर को अगर मैं सॉल्व करूं तो 10⁻³ बचा, डिवाइडेड बाई इसका भी अगर मैं पावर निकाल दूं तो मेरा बच जाता है 4 इंटू 10⁻2, है ना। 400 इज 4 इंटू 10⁻2। ये अगर ऊपर गया तो कितना हो गया, 667 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻5 हो गई। कोई वैल्यू है 10⁻⁻5 वाली, 10⁻⁻5 वाली नहीं है, 10⁻3 वाली है। तो ऑफकोर्स ये दोनों तो जवाब नहीं है, ए और बी में जवाब आएगी। प्रॉब्ली बी जवाब होना चाहिए, 10⁻3 तो नहीं आ रहा मेरे को 67 डिवाइड बाई 4 करे कोई वैल्यू तो जरूर आएगी। अब क्या आ रही हो वैल्यू, कैलकुलेट करते हैं। 4 1 × 4 गया 2 वहां पर, 26, तो 4 6 × 24 आ गया, देखो ऑलमोस्ट 4 6 × 24 कितना बच गया, 2 और बच गया, वहां गया 27 पे, अगेन 4 6 × 24, ठीक है, 3 बच गया तो 30 हो गई, तो 4 7 × 28, हाँ 675 इंटू 10⁻⁻5 आपका न्यूटन हो गया। अब अगर 10⁻⁻5 है तो ऑप्शन में क्या चूज कर सकता हूं मैं, मेरे को एक डेसिमल में लिखनी है वैल्यू, तो मैं 2 0 दे दूंगा, तो 1.6 राउंड ऑफ करके मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कौन सा है भाई, ऑप्शन बी। हो गया। पावर निकाल के सॉल्व करने में कितना मजा आता है भाई, बढ़िया यार। तो ये भी काफी अच्छा सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये थी कि भाई दो चीज जब ऑब्जेक्ट रखा गया पास में तो बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, डिस्टेंस 0 हो गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फिनाइट हो जाती है। ऐसा कंफ्यूजन आता है बच्चों के बीच में, कभी ऐसा मत समझना, हमेशा ऐसा समझना और ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, याद रखना, ठीक है। चलो, तो 12वां सवाल आपके सामने ये रहा। The mass of the earth is 6 × 10⁻24 kg and that of the moon is 7.4 × 10⁻22 kg.
If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10⁵ kilometers, calculate the force exerted by the earth on the moon. तो ये जो सवाल है ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है और मैं चाहता हूं कि ये एनसीईआरटी का सवाल आप एज अ होमवर्क करिएगा, पेशेंस के साथ करिएगा, क्योंकि पेशेंस के साथ करोगे तभी हो पाएगा ये। यहां पे आपको अर्थ का मास, मून का मास दोनों दे दिया है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है, जी की वैल्यू भी दे दी है। अब आपको पेशेंटली प्रैक्टिस करना, जो मैंने आपको सिखाया, पावर डेसिमल्स को अलग करिए, सॉल्व करिए और पेशेंस से मुझे बताना कि ए बी सी या डी है इन दी कमेंट सेक्शन। ये एज अ होमवर्क है, आपको ट्राई जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। प्रूव that if the earth attracts two bodies placed at same distance from the center of the earth with the same force, then their masses are equal. हाँ सर, क्या बोला आपने, बताते हैं। आपको ये प्रूव करना है कि अगर अर्थ है, यहां पर ये आपका अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के इर्द गिर्द दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास इक्वल है। अगर मैं बोलूं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, और अर्थ से m1 का डिस्टेंस अगर मान लो r1 है और अर्थ से m2 का डिस्टेंस मान लो अगर r2 है, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको r1 इज इक्वल टू r2 है, ठीक है। और अगर मान लो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को विद अ फोर्स F1 से पुल कर रहा है और अगर इस ऑब्जेक्ट को F2 से पुल कर रहा है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि F1 इज ऑल्सो इक्वल टू F2। ये तीन चीजें वहां पे दी गई है, ठीक है। सेम डिस्टेंस है, सेम फोर्स है, और हमें यह प्रूव करना है कि दोनों के मासेस इक्वल है। हमें जो m1 इंटू m2 है, m1 इज इक्वल टू m2 है, वो प्रूव करना है अगर दोनों के डिस्टेंस सेम है और फोर्स सेम है। तो कैसे करेंगे भाई, बहुत ही इजी, बहुत इजी सवाल ये तो करेंगे। आपको लगेगा सर इतना ही था क्या, चलो, दोनों के फोर्सेस सेम है ना, F1 इज इक्वल टू F2, तो लिखो यहां पर सिंस F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2, बढ़िया। तो सिंस F1 इज इक्वल टू F2, आगे क्या करना है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ m1 मास डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर, है ना, r1 स्क्वायर, ये पहले वाले के लिए लिख दिया हमने। अब F2 लिखेंगे, F2 क्या है, G मास ऑफ द अर्थ सेकेंड मास डिवाइड पे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो सेम वैल्यू है, जी कट जाएगा, मास ऑफ द अर्थ कट जाएगा, r1 इज इक्वल टू r2, तो ये दोनों भी कट गए, बचा क्या, m1 इक्वल टू m2, प्रूव्ड। सवाल देख के लगता है कि यार ये तो बहुत हार्ड है, लेकिन है तो ये बहुत इजी, एकदम लड्डू है। इसको हम कहते हैं संस्कृत में लड्डुत्वः, क्या कहते हैं, लड्डुत्वः। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 14। मेंशन एनी फोर फिनोमिना दैट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज एबल टू एक्सप्लेन। ये भी एक तरीके का एनसीईआरटी का सवाल ही है, एक्सरसाइज में दिया गया था कि ऐसे कौन से फिनोमिना है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करवाता है। भाई, द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अस दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, the force between the moon and the earth, the force between the sun and all the planets, the reason why tides and waves happen because of the gravitational pull of sun and moon on the earth, ये सारी चीजें बताती है। आगे बढ़ते हैं, 15वां सवाल भाई। What is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on the surface? Mass of the earth is 6 into 10⁴ and the radius of planet is 6.4 into 10⁶। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप इसको भी ट्राई आउट करिए एज अ होमवर्क, ठीक है, क्योंकि एक मैंने सिमिलर सवाल ये सिमिलर सवाल मैंने 2 कर लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे और 2 सवाल आप भी ट्राई कर लीजिए। तो इसके पहले मैंने एक होमवर्क दिया था, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद कैलकुलेट करनी है। मैं ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आपको, ये 2 हमने सेशन में सॉल्व कर दिया, अभी आप 2 सॉल्व करिए एज अ प्रैक्टिस, ठीक है बेटा, बिल्कुल। क्या जवाब आता है मेरे को बताना, और जवाब एक्चुअली 9.8 आएगा, जो मेरे ख्याल से आपको समझ जाना चाहिए सवाल पढ़कर, बट ट्राई करोगे कि कैसे से 9.8 आ जाएगा, ठीक है, बताना कमेंट्स में। हाँ जी,
So communication satellite move in orbits of radius 44,400 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। ओए होए होए, ठीक है, आपका ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के इर्द गिर्द एक सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, और इस ऑर्बिट का रेडियस 44,400 किलोमीटर, यानी कि अर्थ और आपके सैटेलाइट का बीच में डिस्टेंस जो है 44,400 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सच ए सैटेलाइट। अच्छा, आपको इस सैटेलाइट का एक्सेलरेशन निकालना है। अज्यूमिंग दैट द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज दैट ड्यू टू द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हो रहा है। मास ऑफ द अर्थ इज 624 kg, जी इज जो वैल्यू आपको दे रहे हैं, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप? यहां पर आपको सैटेलाइट का मास नहीं दिया है ना, सैटेलाइट का मास आप 1 अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि सैटेलाइट का मास दिया नहीं। मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें मिस तो नहीं होगा, सोल्यूशन में दिया हुआ है क्या? नहीं यार, हाँ, बट एक तरीका है, मास की जरूरत नहीं है, बताता हूँ क्यों। ठीक है, आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे बड़ा जो मास है वो अर्थ है, छोटा जो मास है वो सैटेलाइट का है, ठीक है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इजिकल टू एम ए। मैं यहाँ पर एम ए भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं किस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहा हूँ? सैटेलाइट के ऊपर। तो यहाँ पर एम क्या किसका होगा? सैटेलाइट का। एक्सेलरेशन किसका होगा? सैटेलाइट का। इक्वल टू जी एम ई एम एस अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे कि मुझे सैटेलाइट की मास की जरूरत है, क्योंकि मास और मास कट जाता है, यहां से एम एस कट जाता है। अब आपके सामने बचती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। बढ़िया। अब आपके पास जी की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, आपके पास आर की वैल्यू भी है 44,400 किलोमीटर। वैल्यू डालनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। करें सॉल्व, चलो आ जाओ। तो जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 पावर 24 डिवाइड बाय रेडियस आपको दिया हुआ है 44400 का होल स्क्वायर। बढ़िया, चलो सॉल्व करते हैं। अब जैसा मैंने कहा था, पावर को अलग कर दीजिए। 667 इंटू 10 पावर माइनस 13, 6 इंटू 10 पावर 24 डिवाइडेड बाई, बाप रे, 44400 का होल स्क्वायर, और वो भी किलोमीटर में है। ये किलोमीटर में, इसको ध्यान देना बेटा, ये किलोमीटर में है, आपको इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको 10 पर 3 लिखना चाहिए, वरना आपके मार्क्स यहीं पे खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इंटू 10 पर 3, मीटर में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर। अरे बाप रे, कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? कैलकुलेशन तो घमासान हो गया भाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, स्क्वायर को कर लेते हैं अंदर। तो 444 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 444 इंटू 444 करना पड़ेगा हमें, तभी हमें वैल्यू आएगी। या तो हम एक काम कर सकते हैं कि 444 इंटू 444 करके अलग कर सकते हैं, लेकिन मामला वहां पे सेम ही आता है। बट चलो ठीक है, लोड कर लेंगे। 444 इंटू 444, 16 17 और 16 और ये अगेन 17, तो यही बनेगी 6771 6771, ठीक है। तो 6 13 14 15 और 21 8 10 17 9 1, तो 197136 बन जाती है। 444 इंटू 444 और 197136 बन जाती है। ये 2 जीरो आप सोच रहे कहाँ गए सर? ये 2 जीरो मैं इसको दे दूंगा तो 10 पर 5 बन जाएगा। 10 पर 5 का स्क्वायर होता है 10 पर 10। चलो, तो पावर भी हो गया, ये भी आ गई वैल्यू। सच में यार कितना वक्त ले लेता है ना ये, बिल्कुल यार बहुत वक्त ले लेता है। अब इसको आप पावर को सॉल्व कर दो सारे, तो ये 10 पर 10 और 24 कट गया, 10 पर 14 बचा, 10 पर माइनस 13 और 14 आपका बन जाता है 10 पर 1। तो आप लिख दो भाई, तो 667 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई पावर 1 है, डिवाइड बाई 197136। ओए होए होए,
वैल्यू तो डेफिनेटली आपको 0.02 ही आनी चाहिए या तो 0.203 आनी चाहिए। इतनी बड़ी वैल्यू तो डेफिनेटली बनेगी बनेगी, फॉर श्योर भाई, डेफिनेटली बनेगी, ये तो हमें ध्यान देना ही है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 667 इंटू 6 कितना होता है, एक बार कर लेते हैं इसको जल्दी से। ठीक है, 667 इंटू 6, तो 7 6 42, 4 कैरी, 6 36 4 40, 4 कैरी, 6 36 40, तो 40 02 और एक 0 10 पर 1 का आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाई 197136, तो ये कितना हो जाता है, अच्छा तो एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इट शुड बी, द आंसर शुड बी 0.203 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम दी डेसिमल्स यहाँ पर, क्योंकि 40,000 है, 1,97,000 है, मैं अगर एक पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2 बार जाएगा क्योंकि दिस 1,97,000 और वो 4 लाख, तो 2 लाख और 4 लाख में 2 गुना जाता है, तो 2.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। आपका ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन बी है। अरे थैंक गॉड भाई, देखो मेरे को 45 मिनट्स में कंप्लीट करना था, ये ऐसे सवाल आ जाते हैं ना जो कैलकुलेशन में इतना वक्त ले लेते हैं यार। बताओ 444 इंटू 444, 17th क्वेश्चन, हियर वी गो। अरे यार एक और ऐसे सवाल आ गया, अरे यार कीड़े पड़े तुम पे। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ टू मासेस आर 30 kg एंड 50 kg। चलो ये ठीक है, इसमें वैल्यूज अच्छे हैं। 30 kg का ये मास और ये वाला मास 50 kg का है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर का। चलो ठीक है भाई, यहाँ पर तो वैल्यूज अच्छे हैं, चलता है फिर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर है। G की वैल्यू में मैं निकाल देता हूँ डेसिमल डायरेक्टली, तो 67 इंटू 10 पर -13 डायरेक्टली लिख दिया मैंने। बड़ा M 50 है, छोटा M 30 है, डिवाइड बाई डिस्टेंस 4 का स्क्वायर 16। बढ़िया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर हम ये 2 0 निकाल दें तो 10 पर -11 हो जाएगा, ठीक है, और 5 3 15 होता है, तो 667 इंटू 15 कर देते हैं, 35 3 कैरी 33 3 कैरी 33 0 7 6 6, तो 5 10 1 10 1 10 है ना। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 10005 डिवाइडेड बाई 16, ये वैल्यू आ गई है हमें। इट इज नॉट बैड यार, इट्स अ बिग नंबर एक्चुअली। यहाँ पर कोई भी, हाँ 10 पर -11 है ना यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो 16 कितनी बार जाएगा, 62 टाइम्स जाएगा, उतना ही टाइम जाएगा। क्यों, 667 इंटू 5 3 15, 2 0 यहाँ पे, सही है, ठीक है, सही है। चलो अब कर लेते हैं 16 से डिवाइड, देखते हैं कितना आता है भाई। तो 16 6 कितना होता है, 36 3 कैरी 90, हाँ तो 96 होती है 16 6, सही है। तो 16 6 96 हुआ, उसके बाद बचा आपका 4, तो 6 2 34 हुआ, बचा आपका 6 है ना, 6 बचा, 65 आया, 65 तो चलेगा, 16 3 नहीं 16 4 तक जाएगा है ना, हाँ 62.4 आ रहा है मेरे को, तो 62.4 इंटू 10 पर -11 न्यूटन आ रही है। तो द क्लोजेस्ट नंबर हियर इज ए। चलो बढ़िया, तो ग्रेट नंबर गाइस, ये भी हो गया हमारा। कैलकुलेशन में ही वक्त लेता है भाई, ये सवालों में कैलकुलेशन में वक्त लेता है। 18th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। ये सवाल अगर आपको आता है ना, तो समझ लेना कि आपका पेपर का लेवल काफी अच्छा है, क्योंकि ये काफी अच्छा सवाल है। टू बॉडीज ऑफ मासेस 3 kg एंड 12 kg आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ठीक है, एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है और एक 12 kg का ऑब्जेक्ट है, दोनों को एक 12 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, अ थर्ड बॉडी of mass 0.5 kg is to be placed at such a point that the force acting on this body is 0. Find the position of that point. हमें एक 0.5 kg का मास ऐसे जगह पे रखना है दोनों के बीच में कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स 0 हो। अब ये फोर्स कहां से आ रहा है भाई, अगर आप एक और ऑब्जेक्ट यहां पे रखोगे तो ये मास भी खींचेगा, ये मास भी खींचेगा, तो उसको ऐसे एक पॉइंट पे रखना है कि उसके ऊपर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो। अब आपको लगेगा सर सेंटर पर रख दो, नहीं भाई ये मास बड़ा है ना, ये मास बड़ा है, तो सेंटर पर रखोगे तो ये ज्यादा खींचेगा ना, ये कम खींचेगा।
तो आपको रखना क्या चाहिए, आप क्योंकि मास इसका कम है, आपको ऑब्जेक्ट को आइडियली इसके पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका मास कम है, तो इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस आप कम कर दो, तो डिस्टेंस कम करो तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी, इसके ऑलमोस्ट इक्वल हो सकती है, बट ठीक है आप कहीं पे भी रख दो, बस ये अज्यूम करो कि भाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है और इन दोनों के बीच में कितना बचेगा, फिर ये x है तो ये बचा 12 माइनस एक्स। अब बस ये अज्यूम करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा फॉर श्योर, ठीक है। और इसका मास कितना, इसका मास है 0.5। क्लियर हो गया। अब देखो भाई इन दोनों, अब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स इज 0 किसके ऊपर, इस 0.5 के ऊपर। मतलब क्या हुआ, जिस फोर्स से, मान लो ये सेकंड मास है, ये पहला मास है, जिस फोर्स से ये पहला मास खींच रहा है उतने ही फोर्स से ये दूसरा मास भी खींच रहा है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द थर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द थर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेकंड ऑब्जेक्ट। दोनों तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों इक्वल है। अब यहां तक आप पहुंच गए, इसके आगे फिर सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, G, और यहां पर मासेस है m1 और m3 डिवाइड बाई r13 का स्क्वायर। वैसे F23 में क्या लिखोगे, G, मासेस यहां पे है 2n3 और यहां पर आपका रेडियस कितना होगा 2, 3 का स्क्वायर, ठीक है। G कट जाएगा, m3 ये m3 है, मास ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट कट गया, बचा क्या m1 की वैल्यू क्या है भाई 3 kg, m2 की वैल्यू क्या है भाई 12 kg, डिवाइडेड बाई r13 स्क्वायर, r1 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितना है x, तो x का स्क्वायर, r23 सेकंड और थर्ड के ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कितना है 12 माइनस एक्स, सो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इजी हो गया अब तो भाई। तो यहां पर आप देखोगे 3 इसको 4 से काट देगा, रीअरेंज करोगे तो आपको यहां पर आएगा ये 12 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, 12 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये हो गया है ना, एक्स स्क्वायर वहां गया तो 4x स्क्वायर हो गया। अब दोनों साइड से अगर आप रूट्स निकाल दोगे तो क्या बचेगा, दोनों साइड से अगर रूट्स निकाल दोगे तो स्क्वायर्स निकाल दोगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 12 माइनस एक्स और यहाँ पर 2x, है ना। इसका स्क्वायर निकल गया तो 12 माइनस एक्स बचा, यहाँ से स्क्वायर निकला तो 4 का स्क्वायर होता है 2 और x का स्क्वायर का x बन गया। बढ़िया भाई। अब आप क्या करोगे, x को वहां ले जाओ तो आपका बन जाता है, x वहां ले गए तो 3x बन गया इक्वल टू 12, x वहां गया तो प्लस हो गया तो 3x इक्वल टू 12, x कितनी हो गई 12/3 मतलब 4 मीटर्स। तो यानी कि यहां से ये जो 3 kg और आपके थर्ड ऑब्जेक्ट के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है और बाकी कितना बचा 12 में से 8 मीटर का डिस्टेंस यहां से है। मैंने बोला था ना पास होना चाहिए, छोटा मास है ना तो पास रखोगे तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। बढ़िया यार, काफी अच्छा सवाल है ये, इसको नोट डाउन करना, ये हॉट्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन गाइस, इंटरेस्टिंग, इजी है एक्चुअली बहुत ही। हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। आई थिंक ये हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखना है हमें सिंपल तरीके से, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G(m)m अपॉन r स्क्वायर, ये लिखना है। Gravitational force is directly proportional to the product of masses, inversely proportional to the distance between them. A student thought that 2 bricks tied together would fall faster than a single one under the action of gravity. Do you agree with this hypothesis or not? Comment. एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक ब्रिक फेंका, फिर एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से अटैच करके दोबारा फेंका, तो उसको लगा क्योंकि यहाँ पे मास बढ़ गई है तो आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से गिरेगा। लेकिन स्टूडेंट को यह नहीं पता कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G(M) अपॉन r स्क्वायर। इसमें छोटा m है ही नहीं, इसमें से मास ऑफ द अर्थ है, तो ऑब्जेक्ट के मास पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता है जो ग्रेविटी की वजह से होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो या एनसीईआरटी एग्जाम का सवाल। अब आखिरी सवाल, ये तो मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे, बट आई थिंक इसको हम पहले मेंटली करने की कोशिश करते हैं। What happens to the gravitational force between the two objects if the mass of one object is doubled? अगर एक मास डबल हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाएगा, है ना। जैसे F इज इक्वल टू G, एक मास डबल हो गया तो 2m अपॉन r स्क्वायर, तो अब देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया तो, अगर डिस्टेंस डबल हो गई तो G(m)m अपॉन 2r द होल स्क्वायर हो गया।
स्क्वायर के ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4r² हो गया, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाती है, यहाँ पर 1/4 हो जाता है। द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स डबल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस को डबल कर दिया तो दोनों 4 गुना हो गया फिर, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, अगर दोनों के डिस्टेंस को आधा कर दिया तो F इज इक्वल टू GMM अपॉन R/2 कर दिया, तो यहां पर क्या आएगी, यहां पर GMM अपॉन R/2 मतलब होता है R/4, R²/4, है ना, ब्रैकेट से बाहर आओगे तो ये 4 ऊपर चला गया, तो अगर डिस्टेंस आधी हो जाती है तब भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना हो जाता है। 4 जो है ऊपर चला जाएगा ना रेसिप्रोकेट होके, तो तब भी 4 गुना हो जाता है भाई, ठीक है। मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ, अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को मैंने आधा कर दिया तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी आधा हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रेड्यूस टू 1/4, अगर मैंने डिस्टेंस को 1/4 कर दिया तो क्या होगा, तो F इज इक्वल टू, अगर मैंने डिस्टेंस को R/4 कर दिया तो फिर जब ब्रैकेट खुलेगी तो R/16 निकलेगा, 16 ऊपर जाएगी तो ये 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, बड़े सवाल था ना कि ये तो बहुत इजी हो गया है, तो सीधा ग्रेविटी, इतने बड़े बड़े सवाल करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा के, तो इधर आराम से कर सकते। बस इतनी बात है, ऐसे सवालों में इस स्क्वायर को भूल मत जाना, यही कॉमन गलती होती है। ठीक है, बढ़िया गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ऑलवेज एंजॉय टुडे सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। हमारा बैंगलोर का इवेंट हो चुका है, बैंगलोर में हमने आप जैसे अमेजिंग बच्चों से मिले, और अब हम आ रहे हैं दिल्ली और पुणे। 4 नवंबर और 5 नवंबर को दिल्ली और पुणे में आ रहे हैं, और जो बच्चे हमसे मिलना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उसको ज़रूर भरिएगा। जो भी बच्चे दिल्ली और पुणे में रहते हैं उनको एक ऑफिशियल इन्विटेशन आ जाएगी, और अगर आप दिल्ली और पुणे में नहीं रहते हो तो आप तब भी इस गूगल फॉर्म को भरिएगा, ताकि हम नेक्स्ट आपके शहर में आ सके। जिस शहर के बच्चों का सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा उस शहर में हम आएंगे आपसे मिलने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई रियली होप ऑलवेज एंजॉय टुडेज सेशन, और जैसा मैंने कहा था हम ये हर चैप्टर के लिए करने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप ऐसे ही सीरीज चाहते हो मैथ्स के लिए भी, SST और इंग्लिश के लिए भी, बताइएगा जरूर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वी मीट द नेक्स्ट टाइम। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। इस पूरे सेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। पीस पीपल।